अगले पत्र वाचन के लिए मैं हिमांशु द्विवेदी को आमंत्रित करूंगी कि वो आए और निर्धारित सभागार में उपस्थित जिनसे हमने सीखा और पढ़ा है सभी आदरणीय गुरुजनों को बहुत ही आदर और सम्मान के साथ प्रणाम करता हूँ। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे आदरणीय आचार्य प्रोफेसर राकेश सिंह सर, संचालन कर रही अमृता मैम, आप सभी प्यारे अनुजों, अग्रजों, अग्रजाओं, सभी साथियों, मेरा विषय है राष्ट्रीय जागरण का सवाल और रंगभूमि। इस सवाल पर सोचते और बात करते हुए मैं यह भी कहना चाहता हूँ कि रंगभूमि को पढ़ते पढ़ते साथ में हम लोग उनके लेखों को भी देखें जो प्रेमचंद ने लिखे हैं अलग अलग जगहों पर संपादकीय और क्या है। मैं पढ़ता हूँ, राष्ट्रीय जागरण का सवाल तब उठता है जब हम पराधीनता की बेड़ियों में जकड़े हों और उससे मुक्त होने के लिए छटपटा रहे हों। स्वाधीनता आंदोलन इसी छटपटाहट का परिणाम है। स्वाधीनता शब्द अपने आप में कितना कुछ समेटे हुए है। गुलामी को मृत्यु से भी भयावह कह देना प्लेटो की मनादशा को समझने के लिए बहुत है। निश्चित रूप से उस पंक्ति में प्लेटो की कसक, टीस और वेदना प्रकट होती है जो उनकी राजनीतिक और सांस्कृतिक दशाओं से उपजी थी। स्वाधीनता का मूल्य वही समझ सकता है जो किसी न किसी रूप में पराधीन रहा हो, या पराधीनता भी बहुआयामी हो सकती है, इसके स्वरूप में भी भिन्नता हो सकती है, किंतु यह ऐसी स्थिति है जिसमें सपने में भी सुख नहीं मिल सकता। संदर्भ भिन्न होने के बावजूद संत तुलसीदास का यह कथन पराधीन सपनों सुख नाही कितना मार्मिक और सच्चा लगता है। पराधीनता की इस पीड़ा को आधुनिक काल के साहित्यकारों ने भी स्वर दिया। गद्य पद्य दोनों में समान रूप से भारतीयों की दुर्दशा, शोषण, भुखमरी, बेगारी, बेरोजगारी, असमानता, रंगभेद आज पर खूब लिखा गया। भारतेंदु से लेके गुप्त बालकृष्ण भट्ट से होते हुए रामचंद्र शुक्ल तक और प्रेमचंद तक ऐसे सैकड़ों नाम हैं जिनको गिनाना या ना गिनाना अर्थ नहीं रखता। अभी जो काम राजनीतिक ढंग से तत्कालीन राजनेता कर रहे थे वही काम दूसरी तरह से हमारे साहित्यकार भी कर रहे थे। मुंशी प्रेमचंद उन्हीं स्वतंत्र चेता रचनाकारों में से हैं जो औपनिवेशिक सत्ता का प्रतिवाद अपने लेखन में करते हैं, न केवल कहानी और उपन्यास बल्कि लेखों में, संपादकीय में। प्रेमचंद अंग्रेजों की औपनिवेशिक और साम्राज्यवादी दृष्टि, उनकी पाशविकता, शोषण आदि का विरोध और भारतीयों की निरीहता का चित्रण अपनी कहानियों और उपन्यासों में अलग अलग पात्रों के माध्यम से करते हैं। सोजे वतन से लेकर गोदान तक की साहित्यिक यात्रा करने के क्रम में हम देखते हैं कि उनकी राष्ट्रीय जागरण की चेतना उत्तरवर्ती कहानियों, उपन्यासों में बड़ी स्पष्टता और प्रखरता के साथ चित्रित हुई है। धीरे धीरे प्रेमचंद अपनी रचनाओं में औपनिवेशिक शासन का प्रत्याख्यान रखते हैं। उस दौर में राष्ट्रीय चेतना जागृत करने के लिए कई तरीके अपनाए गए। हिंदी साहित्य का वृहद इतिहास नवम खंड में पृष्ठ संख्या 180 पर एक कथन है, द्विवेदी युगीन संवेदना का सबसे अधिक महत्वपूर्ण और नियामक स्वर राजनीतिक चेतना के रूप में दिखाई पड़ता है। जाहिर है कि राजनीतिक चेतना प्रतिपक्ष की चेतना के रूप में थी और उसे व्यवस्था के पूरे दबाव में जीना था। सहज ही राजनीतिक चेतना को सीधे शब्दों में न अभिव्यक्ति दी जा सकती थी और न उसे दबाना ही संभव था। इसलिए राजनीतिक चेतना एक ओर भारत के अतीत के गौरवगान के रूप में प्रकट हुई तो दूसरी ओर तत्कालीन दुर्दशा को उभार कर रखने के रूप में। स्पष्ट है जैसे उस दौर में अतीत का गौरवगान करके स्वाधीन चेतना जगाने वालों में बड़ा नाम जयशंकर प्रसाद का है, ठीक वैसे भारतीयों की दुर्दशा को उभार कर रख देने में उस समय प्रेमचंद का कोई सानी नहीं है। रामविलास शर्मा जी ने परंपरा का मूल्यांकन में संकलित एक लेख है प्रेमचंद, उसमें कहा भी प्रेमचंद की क्रांतिकारी यथार्थता व्यक्त हुई है दमन के चित्रण में। प्रेमचंद ऐसे रचनाकार हैं जो गौरवगान के बजाय उस समय के जो दशा है, दुर्दशा है, उसकी पोल खोलने में रुचि लेते हैं और यह दुर्दशा जो है उन्हें उस स्वतंत्र चेता रचनाकारों में स्थान दिलाती है। रंगभूमि की रचना के पृष्ठभूमि में सन 1919 से 1924 तक घटने वाली महत्वपूर्ण घटनाएं हैं। रंगभूमि में जलियांवाला बाग हत्याकांड का भी जिक्र है। साथ ही असहयोग, खिलाफत, काउंसिल का चरित्र संबंधी घटनाएं बड़ी बारीकी से इस रंगभूमि उपन्यास के कथाक्रम में विन्यस्त हैं। 1924-25 तक भारतीय राजनीति में गांधी जी राष्ट्रीय आंदोलन का पर्याय बन चुके थे। सत्याग्रह तथा असहयोग मूलक संघर्ष उस युग का राष्ट्रीय संघर्ष था। प्रेमचंद गांधी के सत्याग्रह से जुड़ते हैं, सूरदास में उनकी छत दिखाई देती है। लेकिन एक दूसरा पक्ष, रानी जाह्नवी, कुंवर विनय सिंह, इंद्रदत्त, सोफिया, इंदु, वीरपाल सिंह,
प्रभु सेवक आदि चरित्रों के माध्यम से हम तत्कालीन राजनीतिक हलचलों की गूंज देख सकते हैं। सेवा समिति की स्थापना यद्यपि देश में जनता की सेवा करने के लिए होती है, शुरू में राजनीतिक सरोकारों से मुक्त यह संस्था धीरे धीरे सदस्यों की संख्या में इजाफा करती है और क्रमशः राजनीतिक सक्रियता और अंग्रेजों के विरोध के रूप में हम इस संस्था की पहचान बनते देखते हैं। मिस्टर प्रभु सेवक जो कवि हैं, आरंभ में श्रृंगार काल में ही अपनी कविताई की प्रतिभा दिखा रहे होते हैं। उनकी कविताएं विनय बहुत मन से सुनते हैं, किंतु उसकी समसामयिकता से मेल न खाने पर आलोचना भी करते हैं। विनय कहते हैं, आपकी कविता सर्वथा असामयिक है, मेरे विचार में इससे समाज का उपकार नहीं हो सकता। इस समय हमारे कवियों का कर्तव्य है त्याग का महत्व दिखाना, ब्रह्मचर्य का अनुराग उत्पन्न करना, आत्मनिग्रह का उपदेश करना। यह कथन पढ़ते सहसा तत्कालीन आलोचकों रचनाकारों का रचनात्मक संवाद याद आता है। मैं जब इसको पढ़ रहा था तो मुझे बालकृष्ण भट्ट याद आ रहे थे। उन्होंने समस्या पूर्ति मंजरी की समीक्षा की थी। उसमें उन्होंने लिखा समीक्षा करते हुए कि इसकी संपूर्ण कविताएं श्रृंगार की ना होकर के कुछ देश दशा पर भी होती तो सोना और सुगंध ही होता। या जो समसामयिक देश दशा की बात आलोचना में आ रही है और धीरे धीरे क्रमशः रचना में आ रही है, वो ये बात यहाँ भी मुझे देखने को मिलती है। यह कथन पढ़ते ही ठीक। बाद में हम देखते हैं कि प्रभु सेवक की रचनाएं क्रांतिकारी विषयों पर आधारित होती जाती हैं। पृष्ठ संख्या 445 पर एक कथन है, प्रभु सेवक की रचनाएं दिनों क्रांतिकारी भावों से परिपूर्ण होती थी। राष्ट्रीयता, द्वंद्व, संघर्ष के भाव प्रत्येक छंद से टपकते थे। ध्यातव्य है कि उस समय तक प्रभु सेवक सेवा समिति के नेतृत्वकर्ता भी बन चुके थे। भारतीय उदारवादी नेताओं को अंग्रेज सरकार पर बड़ा भरोसा था। उनका मानना था कि अंग्रेजों से विनय करके हम अपना हित कर सकते हैं। डॉक्टर गंगुली इस वर्ग का प्रतिनिधित्व करते हैं, बड़े आशावादी हैं, अंग्रेज सरकार के प्रति वफादार भी, उन्हें ही उद्धारकर्ता समझते हैं, काउंसिल के सदस्य हैं और उन्हें इस न्याय व्यवस्था के प्रति अगाध श्रद्धा है। वह यह भी जानते हैं कि सरकार अब जनता के मत की उपेक्षा नहीं कर सकती। जनता की ओर से भारतीय प्रतिनिधि सरकार से अपनी बात मनवा सकते हैं। डॉक्टर गंगुली के चरित्र के बहाने हम यहाँ काउंसिल के प्रति प्रेमचंद के विचार को देख सकते हैं। वानगी के लिए और काउंसिल के प्रति मोह भंग की प्रक्रिया को समझने के लिए डॉक्टर गंगुली के 3 कथन महत्वपूर्ण है जो उपन्यास में आए हैं बीच बीच में। वो 3 कथन मैं पढ़ना चाहता हूँ। एक कथन है पृष्ठ संख्या 279 पर, जहाँ कह रहे हैं, अब वह जमाना नहीं है जब सरकार प्रजा मत की उपेक्षा कर सकता था, अब काउंसिल का प्रस्ताव उसे मानना पड़ता है। पृष्ठ संख्या 379 में आता है, ठीक है, हमारा तो अब वहां मन नहीं लगता, हम जहां था वहीं अब भी है, मिलिट्री का खर्च बढ़ता जाता है, उस पर कोई शंका करे तो सरकार बोलता है आपको ऐसा बात नहीं कहना चाहिए। काउंसिल को सरकार बनाता है और वह सरकार की मुट्ठी में है, ये समझने की चीज है। जब जाति द्वारा काउंसिल बनेगा तब उसमें देश का कल्याण होगा। जाति द्वारा काउंसिल बनने की बात प्रेमचंद 1924-25 में कह रहे हैं। तीसरा कथन जो अंतिम मैं उसका पढ़ना चाहता हूं, अंत में है बिल्कुल, आप पशु बल से मुझे चुप करना चाहते हैं इसलिए कि आप में धर्म और न्याय का बल नहीं है। आज मेरे दिल से यह विश्वास उठ गया जो गत 40 वर्षों से जमा हुआ था कि गवर्नमेंट हमारे ऊपर न्याय बल से शासन करना चाहती है। आज इस न्याय बल की कलई खुल गई, हमारी आंखों से पर्दा उठ गया और हम गवर्नमेंट को उसके नग्न आवरणहीन रूप में देख रहे हैं। अब हमको स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है कि केवल हमको पीस कर तेल निकालने के लिए, हमारी सभ्यता और हमारे मनुष्यत्व की हत्या करने के लिए, हमको अनंत काल तक चक्की का बैल बनाए रखने के लिए हमारे ऊपर राज्य किया जा रहा है। हम क्रमशः देख रहे हैं कि वह डॉक्टर गंगुली जो आशावादी हैं, काउंसिल के प्रति बहुत श्रद्धा रखते हैं, वो अचानक से कैसे बदलते हैं और अंत तक आते आते इस्तीफा दे देते हैं और सेवा समिति के सक्रिय सदस्य बन जाते हैं। बातें बहुत सारी हैं, मैं बिल्कुल अंतिम अंश पढ़ना चाहता हूँ जो प्रेमचंद के एक लेख से है और थोड़ा सा उनके लेखों के बारे में। प्रेमचंद के राष्ट्रीय जागरण और स्वाधीनता आंदोलन संबंधी विचारों को समझने के लिए रंगभूमि, कर्मभूमि सरीखी कृतियों का उनके स्वतंत्र लेखों यथा आजादी की लड़ाई, स्वराज के फायदे, बच्चों को स्वाधीन बनाओ, मानसिक पराधीनता, जागृति, जीवन में साहित्य का स्थान आदि के साथ मिलाकर पढ़ना चाहिए। लेखों में प्रेमचंद और मुखरता के साथ औपनिवेशिक परिस्थितियों की कलई खोलते हैं, साथ ही भारतीयों की कर्मण्यता और राजभक्ति पर भी तंज कसते हैं। एक कथन है उनका, जीवन में साहित्य का स्थान में वो लिखते हैं, साहित्यकार बहुधा अपने देश काल से प्रभावित होता है। जब कोई लहर देश में उठती है तो साहित्यकार के लिए उसे अविचलित रहना असंभव हो जाता है। उसकी विशाल आत्मा अपने देश बंधुओं के कष्टों से विकल हो उठती है और इस तीव्र विकलता में वह रो उठता है। ये प्रेमचंद के श्रेष्ठ निबंध सत्यप्रकाश मिश्र जी के संपादन में उसमें से है। कहना ना होगा कि प्रेमचंद ऐसे ही रचनाकार हैं
जो अलग अलग पात्रों के माध्यम से अपनी दशा, मानसिक दशा, अपने दुख को, पीड़ा को व्यक्त कर रहे हैं। हमें इस चीज को समझने की विशेष जरूरत है। और बात बार बार जो प्रासंगिकता की आती है, मैं यही कहता हूं, काश प्रेमचंद अप्रासंगिक हो गए होते, हम वहां से आगे बढ़ गए होते, हम आज भी वही हैं। आप सबने मुझे सुना, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद हिमांश। राष्ट्र जागरण की आज भी हमें जरूरत है, लेकिन विषय जरूर बदल गया है, लेकिन ऐसा नहीं है कि विषय अप्रासंगिक हो गया हो। तो रंगभूमि के बहाने हम वर्तमान के राष्ट्र जागरण को भी देखते चलें